Welcome to the yet another session on the subject Network Operating System and Client Server Applications. The topic of today's discussion is the Windows NT case study. NT stands for New Technology. तो चलिए जल्दी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विंडोज़ NT पे। तो जो मेन टॉपिक रहेंगे हमारे केस स्टडी के दैट विल बी द इंट्रोडक्शन, जिसमें हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे ऑफ विंडोज़ NT की शुरुआत कहाँ से हुई। देन वी विल बी डिस्कसिंग द डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। डिज़ाइन में देखेंगे, डिज़ाइन स्ट्रक्चर में देखेंगे हम इसका स्ट्रक्चरल ओवरव्यू, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर, कर्नल, प्रोसेस एंड थ्रेड्स, शेड्यूलिंग, एनवायरमेंटल सबसिस्टम्स। और डिज़ाइन उसी तरह से दो मोड्स में डिवाइडेड है, जैसे विंडोज़ 95 के केस में था, कर्नल मोड एंड यूज़र मोड। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट मैनेजर को डिस्कस करेंगे विंडोज़ NT के। देन विल बी डिस्कसिंग द फाइल सिस्टम and in the last we will be discussing the summary. So let's start the discussion with the introduction and prehistory of Windows NT. So when we talk about the history of Windows NT, तो जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है that starts with the disk operating system and the OS2. OS2 को माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने मिलकर के डेवलप किया था, एंड दैट OS2 ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन इन 80286 असेंबली लैंग्वेज, 8086 असेंबली लैंग्वेज। और उस जो क्योंकि वो ऑपरेटिंग OS2 को उन्होंने 8086 असेंबली लैंग्वेज में लिखा था, तो वो बहुत ही पोर्टेबल और इजीली मेंटेनेबल सिस्टम था। लेकिन 1998 में अब माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया कि हम अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। इट मीन्स अब उन्होंने प्लान किया कि हमने पहले तो IBM के साथ मिलकर के काम किया, बट नाउ वी विल बी डेवलपिंग आवर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी का नाम दिया। और न्यू टेक्नोलॉजी को की डेवलपमेंट का जो मेन गोल था दैट वाज सपोर्टिंग द OS2, क्योंकि OS2 पहले से डेवलप हो चुका था, उस पर काम हो रहा था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अब सोचा कि अपनी एक नई टेक्नोलॉजी, नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पोर्टेबल रखेंगे और कंपैटिबल रखेंगे विद OS2 एंड POSIX APIs। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा कैसा, वो OS2 को सपोर्ट करेगा, उसमें प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग होगी और वो मॉडर्न प्रोसेसर्स के अकॉर्डिंग होगा। तो ओरिजिनली प्लान ये था कि OS2 के कंपैटिबल एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, लेकिन बाद में जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तो जो माइक्रोसॉफ्ट ने NT बनाया वो OS2 के साथ कंपैटिबल नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपने ही विंडोज़ 3.0 के कंपैटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करा। तो अब ये जो माइंड शिफ्ट हुआ, इसका मेन रीज़न क्या था? उसका मेन रीज़न था कि इन द मीन टाइम विंडोज़ जो था वो बहुत पॉपुलर हो गया था, और माइक्रोसॉफ्ट को लगा कि इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग द OS2 उनको अपने ही सिस्टम के कंपैटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहिए। तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इस पे काम करना स्टार्ट किया। काम करने के लिए उन्होंने सबसे पहले 1988 डेव कटलर को रिक्रूट किया फ्रॉम डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशंस। उस टाइम पे 1980s में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन लीडिंग कंपनी थी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी। तो लेकिन उनका जो विजन था वो उतना अच्छा नहीं था जितना माइक्रोसॉफ्ट का है, क्योंकि डेक का मानना ये था कि कंप्यूटर इज़ मेड फॉर द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, और उसकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, नॉर्मल लोगों के लिए उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का थॉट था कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसको आम लोग भी यूज़ कर सकें और घर घर में वो यूज़ हो। तो ये विजन जो था माइक्रोसॉफ्ट का ज़्यादा अच्छा रहा डेक से। डेक मार्केट से बाहर हो गया और माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर सिस्टम को घर घर में पहुंचा दिया। तो डेव कटलर को रिक्रूट किया इन 1988। 1989 में एक साल के अंदर अंदर ही उन्होंने माइक्रो कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना स्टार्ट कर दिया विद द टीम ऑफ ऑलमोस्ट 10 पीपल। लेकिन एक साल के अंदर अंदर ही टीम का जो साइज़ था वो 40 हो गया और जल्दी ही वो 100 पहुंच गया विद इन 1.5 ईयर। तो जुलाई 1993 में उन्होंने पहला वर्जन इंट्रोड्यूस किया NT का, दैट वाज 3.1। सितंबर 1994 में NT 3.5 रिलीज़ किया। मई 1995 में NT 3.51 इंट्रोड्यूस किया, और जुलाई 1996 में उन्होंने विंडोज़ 95 दैट इज़ NT 04 को
4.0 को इंट्रोड्यूस किया विद न्यू लुक एंड फील दैट वाज कंप्लीटली अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद फेब 2000 में उन्होंने विंडोज़ 2000 दैट इज़ एंटी 5.0 को इंट्रोड्यूस करा, जिसमें विंडोज़ 95 98 वाला लुक एंड फील था, लेकिन उन्होंने उसमें सर्वर और वर्क स्टेशन की कैपेबिलिटीज़ को डालने की कोशिश करी। देन अक्टूबर 2001 में उन्होंने अपना रेवोल्यूशनरी एंटी 5.1 जिसको हम विंडोज़ एक्सपी के नाम से जानते हैं उसको इंट्रोड्यूस करा विद सो मैनी फीचर्स विद वेरी इजी टू यूज़ इंटरफेस। और उसके बाद उसमें उन्होंने फीचर्स ऐड करते चले गए। मीडिया सेंटर 2003 में ऐड कर दिया, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 2005 में आ गया। उसके बाद उन्होंने सर्विस पैक्स को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ईयर 2003 में उन्होंने अपना स्पेशलाइज्ड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ सर्वर को काफ़ी ज़्यादा अच्छे ट्वीक्स के साथ और इन्हांस्ड फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया। 2006 में उन्होंने विंडोज़ विस्टा दैट इज़ एंटी 6.0 को इंट्रोड्यूस किया। 2009 में विंडोज़ 7 दैट इज़ एंटी 7.0 आ गया, जिसमें टच डिवाइसेस के लिए सपोर्ट आ गई। 2012 में उन्होंने विंडोज़ 8 दैट इज़ एंटी 8.0 को इंट्रोड्यूस करा विद वेरी नो इजी टू यूज़ इंटरफेस, बहुत ही अट्रैक्टिव इंटरफेस के साथ। देन 2013 में 8.1 जिसको एंटी 8.8.1 कहते हैं उसको इंट्रोड्यूस करा। और ईयर 2015 में विंडोज़ ने इंट्रोड्यूस करा विंडोज़ 10 दैट was basically new technology 10.0। और अब अगर हम ये देखें कि विंडोज़ एनटी के की गोल्स क्या थे तो वो इस तरह से थे। द फर्स्ट की गोल वाज द पोर्टेबिलिटी। जो पहला उनका की गोल था वो था पोर्टेबिलिटी, कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी हार्डवेयर पे चल सके, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर होना चाहिए, OS2 और पोसिक्स के कंपाइलेंस में होना चाहिए, मल्टी प्रोसेसर सपोर्ट होनी चाहिए, एक्सटेंसिबल होना चाहिए, इजीली आप सर्विसेज सॉफ्टवेयर ऐड कर सको। इंटरनेशनल सपोर्ट मींस डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंट्रोड्यूस करा उन्होंने ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम की रीच इंक्रीज करी जा सके। एंड इट शुड बी, जो गोल था उनका ये भी था कि ये जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है इट शुड बी कंपैटिबल विद द MS DOS एंड द ओल्डर वर्जन्स ऑफ द विंडोज़। कुछ और गोल्स थे, रिलायबिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम रिलायबल होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी विद हार्डवेयर एंड ओल्डर वर्जन्स, परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग होनी चाहिए और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के लिए फुल सपोर्ट होनी चाहिए। और ये सारे एफर्ट्स का रिजल्ट क्या निकला? ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C and C++, वेरी पोर्टेबल, प्रोसेसर डिपेंडेंट कोड आइसोलेटेड इन अ डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, जिससे कि मल्टी प्रोसेसर सपोर्ट और हार्डवेयर हेट्रोजेनिटी का उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। माइक्रो कर्नल अप्रोच थी। देन इट हैज़ द लेयर्ड एंड मॉड्यूलर डिज़ाइन। तो चलिए अब डिज़ाइन की बात करते हैं। तो डिज़ाइन में हम स्ट्रक्चरल ओवरव्यू लेंगे और स्ट्रक्चरल ओवरव्यू में हम डिस्कस करेंगे ये चार मेन चीज़ें: हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर, कर्नल, प्रोसेस एंड थ्रेड्स, शेड्यूलिंग, एनवायरमेंटल सबसिस्टम्स। ये दोनों अप्रोचेस को फॉलो करता है विंडोज़ एनटी। अगर हम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें लेयर्ड और मॉड्यूलर डिज़ाइन को, इंटरेक्शन एट द टॉप्स आर मैसेज यूजिंग द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड लोकल प्रोसीजर कॉल्स। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए IPC और LPC यूज़ होते हैं। और जो सब सिस्टम्स हैं दे आर बेसिकली DLLs, डायनेमिक लिंक टू द लाइब्रेरी। और मोड की बात करें तो दो मेन मोड हैं, कर्नल मोड एंड यूज़र मोड। कर्नल मोड प्रोटेक्टेड मोड है और यूज़र मोड में यूज़र अपने प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर सकता है। सो दिस इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ विंडोज़ NT। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो हमारे पास दो मेन मोड्स हैं। दिस इज़ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के बाद हमारे पास हैं यहाँ पे कर्नल मोड। कर्नल मोड में सर्विसेज कौन कौन सी हैं? फाइल सिस्टम, कैशे मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर, लोकल प्रोसीजर कॉल, प्रोसेस मैनेजर, ऑब्जेक्ट मैनेजर, इनपुट आउटपुट मैनेजर एंड वर्चुअल मशीन मैनेजर। और यूज़र मोड में यूज़र इंटरफेस है एंड यूज़र कैन लॉग इन प्रोसेस रहता है और अपनी एप्लीकेशंस को स्टार्ट कर सकता है। और सिस्टम कॉल्स के थ्रू कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द यूज़र मोड एंड द कर्नल मोड। तो सबसे पहले हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हार्डवेयर हेट्रोजेनिटी को हाइड करने के लिए हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर को यूज़ करता है। इट मीन्स कि आपके जो इंटरप्ट मैकेनिज्म हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर्स हैं, मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स हैं, दे ऑल आर हिडन, कि आपका हार्डवेयर चेंज हो जाए तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की पोर्टेबिलिटी बनी रहे।
उसके बाद है कर्नल. कर्नल इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज यूज टू मैनेज ऑल द सर्विसेज एंड रिसोर्सेज. अगर हम कर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो 4 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सीपीयू को शेड्यूलिंग करनी, कि सीपीयू शेड्यूलिंग मींस किस प्रोसेस को सीपीयू कब एलोकेट करना है, कितनी देर के लिए एलोकेट करना है. इंटरप्ट एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी. लो लेवल प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करनी बिटवीन द डिफरेंट प्रोसेसेस. और रिकवरी आफ्टर द पावर फेलियर. और इसके अलावा कर्नल के पास स्पेसिफिक डिस्पैचर रहता है और कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं. कर्नल पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. जो डिस्पैचर है वो मेनली हैंडल करता है थ्रेड्स को, इवेंट्स को, टाइमर, म्यूटेक्सेस को और सीमाफोर्स को. म्यूटेक्स आर यूज्ड फॉर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मोड. मींस जब दो रिसोर्सेज ने सेम जो दो डिफरेंट प्रोसेसेस ने सेम रिसोर्सेज को एक्सेस करना हो. और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए रहता है सीमाफोर्स. और कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रोसेस को और इंटरप्ट्स को. उसके बाद बात करते हैं विंडोज़ एनटी के प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स की. तो वर्चुअल प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है जो विंडोज़ एनटी है. द फर्स्ट वन इज अ प्रोसेस इज अ यूनिट ऑफ रिसोर्सेज हैविंग सिक्योरिटी टोकन, वर्चुअल एड्रेस स्पेस, सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड हैविंग वन और मोर थ्रेड्स. तो प्रोसेस के पास ये चीज़ें रहती हैं. और जो दूसरी लॉजिकल पार्टीशनिंग है उसकी, दैट इज़ अ थ्रेड. और थ्रेड में हम उसकी शेड्यूलिंग स्टेट, शेड्यूलिंग पैरामीटर्स, कॉन्टेक्स्ट स्लॉट और एसोसिएटेड प्रोसेसेस को मेंटेन करते हैं. थ्रेड्स की 6 स्टेट्स होती हैं: रेडी, स्टैंड बाय, रनिंग, वेटिंग, ट्रांजिशन एंड टर्मिनेटेड. तो जो भी आपका एक प्रोसेस होगा, एनटी उसको दो वर्चुअल प्रोसेसर्स में डिवाइड कर लेता है. एक हो जाता है प्रोसेस और दूसरा होता है थ्रेड. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सीपीयू शेड्यूलिंग, तो सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए कर्नल जो है वो किस प्रोसेस को कब सीपीयू एलोकेट करना है, कितनी देर के लिए एलोकेट करना है. प्रायोरिटी बेस्ड जब इंटरप्ट हो तो उसके लिए तो जो कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट इज स्टार्ट बाय दिस फंक्शन क्रिएट प्रोसेस रूटीन, loading any dynamic library, link library that are used by the process and creating a primary thread. और इसके अलावा प्रोसेस कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग क्रिएट थ्रेड फंक्शन. जो प्रोसेस क्रिएट करना है वो क्रिएट प्रोसेस रूटीन के लिए करना है. और इफ़ यू वांट टू क्रिएट द थ्रेड देन यू विल बी क्रिएटिंग बाय यूजिंग द फंक्शन क्रिएट थ्रेड फंक्शन. तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी रहती है हमारे पास. प्रायोरिटी नंबर 0 इज़ रिजर्व्ड फॉर 0 पेज थ्रेड. प्रायोरिटी 1 से 15 तक वेरिएबल डायनेमिक प्रायोरिटी है. और 16 से 31 दे आर द स्टैटिक रियल टाइम प्रायोरिटीज़ डिफाइंड फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोसेसेस. उसके बाद इन्वायरमेंटल सब सिस्टम आ जाता है. इन्वायरमेंटल सब सिस्टम में यूज़र मोड के प्रोसेस आ जाते हैं जहाँ पे बैठ के यूज़र सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है. लॉगिन प्रोसेस, उसका विंडोज़ का इन्वायरमेंट, और जिसके थ्रू वो अपने प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर सकता है. तो जब हम विंडोज़ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो मेनली प्रोसेस मैनेजर होता है, नेम स्पेस होता है. और इसके अलावा जो प्रोसेस मैनेजर, वर्चुअल मशीन मैनेजर, सिक्योरिटी रेफरेंस मैनेजर, आईओ मैनेजर और कैशे मैनेजर, तो ये सारे रहते हैं आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड मैनेजर्स. तो जिस तरह से हमने विंडोज़ 95 के केस में डिस्कस करा था, यूनिक्स के लिए हर चीज़ होती है फाइल. तो वो हर चीज़ को एज ए फाइल ट्रीट करता है. और विंडोज़ एनटी जो है वो हर चीज़ को ट्रीट करता है एज अ ऑब्जेक्ट. आपने कोई डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल किया, कोई डिवाइस इंस्टॉल किया, तो वो हर चीज़ को ऑब्जेक्ट मानेगा. जबकि यूनिक्स क्या मानता है? हर चीज़ को मान के चलता है एक फाइल. सो कोई भी रिसोर्स हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो रिप्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विंडोज़ एनटी. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट हेडर रहता है, ऑब्जेक्ट बॉडी रहती है, एंड दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ द विंडोज एंटी ऑब्जेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर creating and tracking objects and object handles, performing security checks, and objects are manipulated by a standard set of methods. तो वो ऑब्जेक्ट के लिए जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं?
क्रिएट करना ऑब्जेक्ट को, ओपन करना, क्लोज करना, डिलीट करना, उसका नाम क्वेरी करना, पार्सिंग करनी और सिक्योरिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट नेम स्पेस। तो ऑब्जेक्ट नेम स्पेस में हम बेसिकली नाम, उसका टेम्परेरी और परमानेंट मोड, ये सारा कुछ डिफाइन करते हैं। तो जो नेमिंग सारी है वो हम नेम स्पेस के अंदर मैनेज करेंगे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ऑब्जेक्ट नेम स्पेस। दिस इज योर रूट डायरेक्टरी। रूट में आपका है ड्राइवर्स, डिवाइस, डिवाइस के अंदर फ्लॉपी, हार्ड डिस्क। तो ये सारा इस तरह से हम नेम स्पेस को मैनेजर करते हैं, पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोसेस मैनेजर। तो नाम से ही क्लियर है, प्रोसेस मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, डिलीटिंग एंड मैनेजिंग द थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस। उसके बाद है वर्चुअल मेमोरी मैनेजर। जैसा हमने विंडोज़ 95 के केस में भी डिस्कस करा था, द वर्चुअल मेमोरी मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वर्चुअल मेमोरी कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क दैट इज़ यूज्ड एज अ मेन मेमोरी। तो उसको उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स आप ऐसे स्टार्ट कर देते हो जिनकी मेमोरी जिनकी वो मतलब मेन मेमोरी से ज़्यादा जिनकी मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, नाउ दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो वर्चुअल मेमोरी की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो वर्चुअल मेमोरी में क्या होती है? द स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क दैट इज़ यूज्ड एज अ मेन मेमोरी, दैट इज़ यूज्ड एज अ रैम। तो हार्ड डिस्क का वो पार्ट जो रैम की तरह यूज़ होता है उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो अब वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत क्या है कि सपोज कीजिए आपने एक प्रोसेस स्टार्ट किया P1 जिसको चाहिए टोटल 1 GB मेमोरी स्पेस, लेकिन आपकी रैम में इस टाइम पे खाली है 864 MBs। तो इट मीन्स 1 GB चाहिए, 864 MBs आपकी एम्प्टी है रैम। तो इट मीन्स यू कैन नॉट स्टार्ट दिस प्रोग्राम। लेकिन अब यहीं पे काम आती है आपकी वर्चुअल मेमोरी। आप क्या करते हो, जो करंटली चाहिए फाइल्स उनको मेन मेमोरी में रख लेते हो, और बाकी जिनके लिए मेन मेमोरी में जगह नहीं होती और जो करंटली यूज़ में नहीं होते उनको वर्चुअल मेमोरी में स्टोर कर देते हो। तो इस तरह से आप अपनी जो मेमोरी है उससे बड़े साइज का प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो। मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट में यू कैन नॉट थिंक द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट द हेल्प ऑफ द वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करने के लिए वर्चुअल मैनेजर, सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी रेफरेंस मैनेजर होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे स्टार्ट होता है उसका उसका स्पेस जो है उसको एलोकेटेड, उनकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए किसी और प्रोसेस के साथ। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस मैनेजर के अंदर जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड लोकल प्रोसीजर कॉल्स के थ्रू होती है, दैट आर नोन एज LPC एंड IPC। उसके बाद इनपुट आउटपुट मैनेजर है, दैट इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग एंड रीडिंग द डेटा ऑन द डिवाइसेस। डिवाइसेस के ऊपर जब आपने डेटा रीड और राइट करना है तो उसके लिए हम IO मैनेजर्स को यूज़ करते हैं। जब कोई भी आपने कम्युनिकेशन लेनी है, कहीं से भी डेटा रीड करना है, कहीं पे भी राइट करना है, कहीं पे भी डेटा सेंड करना है, तो IO मैनेजर एक्शन में आएगा। तो IO ऑब्वियसली उसके ऑपरेशंस होते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, डेटा रिक्वेस्ट करना, फिर उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स को मैनेज करना। उसके बाद है कैशे मैनेजर, टू मैनेज द कैशे मेमोरी इन द विंडोज़ NT। कैशे मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है टू मेंटेन द परफॉर्मेंस। जो रेगुलर बेस पे एक्सेस होने वाली चीज़ें हैं आप उनको कैशे मेमोरी में स्टोर कर लेते हो ताकि आपका एक्सेस टाइम डिक्रीज़ हो जाए और परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाए। तो विंडोज़ NT के फाइल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो 3 मेन फाइल सिस्टम्स हैं। आई मीन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फाइल सिस्टम होता क्या है। तो फाइल सिस्टम इज़ द मैकेनिज्म दैट बेसिकली डिफाइंस हाउ योर डेटा विल बी स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क। तो 3 है फाइल सिस्टम, FAT16, FAT32 एंड NTFS। तो ये 3 फाइल सिस्टम्स को NT सपोर्ट करता है। तो करंटली फाइल 16 और FAT16 और FAT32 ये उतने पॉपुलर नहीं हैं, और जो न्यू वर्जन्स ऑफ विंडोज़ NT हैं वो बेसिकली NTFS यूज़ करते हैं। NTFS स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो NT स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, और न्यू टेक्नोलॉजी का जो फाइल सिस्टम है उसको बोलते हैं NTFS। NTFS ज़्यादा एडवांस्ड है, ज़्यादा एफिशिएंट है,
और ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट है, रिकवरी के ऑप्शंस ज़्यादा हैं इसमें। तो सबसे पहले फैट 16 देख लेते हैं। पुराने टाइम में ये यूज़ होता था, फ्लॉपी डिस्क के केस में यूज़ होता था। इसकी अपनी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। इसमें मैक्सिमम साइज़ जो हो सकता था वो 2 GB ही हो सकता था पार्टीशन का। 2 GB, सपोज करो जी 2 GB। आजकल आपकी एक HD फिल्म ही इससे ज़्यादा होती है। उस टाइम पे आपका पार्टीशन साइज़ जो मैक्सिमम फैट 16 सपोर्ट करता है वो है 2 GB। कंटीजियस डिस्क ब्लॉक्स होते हैं। सो दिस इज़ द ग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैट 16। उसके बाद आया फैट 32। फैट 32 में जो साइज़ है, जो आपका आई मीन आपका पार्टीशनिंग साइज़ था वो इंक्रीज़ हो गया। अब इसने 8 GB के फाइल को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्लस्टर साइज़ 4 KB हो गया। इसकी जो यूनिकोड स्ट्रिंग था, इसका नाम आप फाइल का मैक्सिमम 256 करेक्टर्स में रख सकते थे। तो फिर उससे तो एडवांस हो गया, लेकिन स्टिल इसके पास अपना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिकवरी और फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म नहीं था। तो फिर आया जी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जिसने मेंटेन करा मास्टर फाइल टेबल। तो NTFS ने तो अब कमाल ही कर दिया। अब तो आप जो आपका डिस्क पार्टीशनिंग साइज थे उनको आप टेराबाइट्स में भी लेके जा सकते हो। 16 और 48 सीक्वेंसिंग यूज़ होती है 64 बिट क्वांटिटी के साथ। तो दिस इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फाइल सिस्टम द NT हैज़। न्यू टेक्नोलॉजी का यही सबसे एडवांस्ड फाइल सिस्टम है। तो ये इसमें NTFS में अपनी रिकवरी सिस्टम होता है। अगर आपके डेटा में कोई छोटी मोटी एरर आ भी जाए तो NTFS के पास अपना रिकवरी सिस्टम होता है, दैट इज़ मेंटेन यूजिंग द मास्टर फाइल टेबल। उसके बाद ये ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट होता है। इसमें आप रेड कन्फिगर कर सकते हो, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, जिसमें आप मल्टीपल डिस्क को मिला करके इकट्ठा करके आप यूज़ कर सकते हो। SCSI सपोर्ट इसके साथ इनेबल हो गई। और NTFS के साथ SCSI के अलावा साटा भी आप यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके अलावा NTFS में आपके लिए पास सिक्योरिटी बेटर है इसका कंप्रेशन अच्छा है। कंप्रेशन अच्छा होने से आप ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो। इसकी इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी बेटर है एज़ कम्पेयर टू द अदर फाइल सिस्टम्स। तो दैट कंक्लूड्स आर विंडोज़ NT's केस स्टडी। और समरी में देखिए हमने डिस्कस क्या करा। हमने डिस्कस करा इसका आर्किटेक्चर, दैट इज़ लेयर्ड एंड मॉड्यूलर, जेनरिक यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स थ्रू आउट, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस एंड मल्टी प्रोसेसर सपोर्ट, एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट सिस्टम, NTFS फाइल सिस्टम, प्रियम्पशन प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, और डिज़ाइनिंग में हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर, कर्नल एंड एग्जीक्यूटिव मोड्स, and this is no fully compatible with the Windows 32 API. Legacy drivers supported हैं, and no obviously the जो इसकी development है that is continuously happening. तो हमने टोटल डिस्कस करा इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ विंडोज़ NT। देन वी डिस्कस द डिज़ाइन प्रिंसिपल, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल ओवरव्यू देखा। स्ट्रक्चरल ओवरव्यू में हमने देखा कि कर्नल मोड और यूज़र मोड, कौन कौन सी चीज़ें कर्नल मोड में है और कौन कौन सी यूज़र मोड में। देन वी डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द डिज़ाइन, जिसमें हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर, कर्नल के मेन पार्ट, प्रोसेस एंड थ्रेड शेड्यूलिंग, इन्वायरमेंटल सबसिस्टम यूज़र मोड में डिस्कस करा। उसमें के बाद हमने डिस्कस करा कि विंडोज़ NT हर चीज़ को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करती है। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट मैनेजर क्या काम करता है, नेम स्पेस को कैसे मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेजर, वर्चुअल मशीन मैनेजर, सिक्योरिटी रेफरेंस मॉडल, इनपुट आउटपुट मैनेजर और कैशे मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। देन वी डिस्कस द फाइल सिस्टम ऑफ NTFS, दैट जो न्यू टेक्नोलॉजी के फाइल सिस्टम है वो विंडोज़ 16, फैट 16, फैट 32, जो कि ओल्डर वर्जन्स ऑफ विंडोज़ NT वर यूजिंग, बट जो न्यूअर वर्जन्स हैं विंडोज़ NT के वो सभी यूज़ करते हैं NTFS को। NTFS इज़ फार बेटर दैन द फैट 16 एंड फैट 32। FAT stands for File Allocation Table and NTFS stands for New Technology File System. NTFS में बेटर रिकवरी है, फॉल्ट टॉलरेंट है, सिक्योरिटी अच्छी है, इंक्रिप्शन अच्छी है, तो इट्स फार बेटर देन द फैट 16 एंड फैट 32। तो आई होप वही सारी चीज़ें हैं
जो हमने विंडोज़ 95 में डिस्कस करी थी, जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में अब तक आप डिस्कस करके आए हो, बट यू नीड टू अरेंज योर क्वेश्चन. अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, यू नीड टू अरेंज योर आंसर in this format. So I hope you are clear with all the concepts. Thank you very much for joining today. Have a very nice day. See you in the next session.